बंगाल और तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश के मुताबिक मतदान से 48 घंटे पहले से लेकर मतदान समाप्ति तक ड्राई डे लागू रहेगा, यानी इस दौरान शराब की बिक्री और वितरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को और बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना 4 मई को निर्धारित है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान और मतगणना के दिन भी शुष्क दिवस लागू रहेगा। इस दौरान होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और सभी लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों में शराब परोसने या बेचने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही अवैध भंडारण और बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी तेज है, जहां 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है और 4 मई को नतीजे आएंगे। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, जिसमें महिला वोटर्स अहम भूमिका निभा रही है। नारी शक्ति वंदन जैसे मुद्दों पर सियासत गर्म है, लेकिन आंकड़े एक अलग तस्वीर पेश करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अनुसार राज्य में बेरोजगारी दर 2025 में बढ़कर 10.6% हो गई, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। खासकर महिलाओं में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। युवा महिलाओं की बेरोजगारी दर 11% से ऊपर पहुंच चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये संकट ज्यादा शिक्षित वर्ग में देखने को मिल रहा है। चुनावी वादों के बीच ये मुद्दा अब बड़ा सवाल बनता जा रहा है कि क्या महिलाओं को रोजगार के अवसर वास्तव में मिल पा रहे हैं। दिल्ली की सियासत और न्यायपालिका से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। स्वर्णकांता शर्मा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने शराब नीति मामले की सुनवाई से जज को हटाने की मांग की थी। जस्टिस शर्मा ने साफ कहा कि न्यायाधीश राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकते और फैसले केवल तथ्यों के आधार पर होते हैं। उन्होंने आरोपों को कयासों पर आधारित बताते हुए कहा कि किसी कार्यक्रम में शामिल होना या परिजनों का वकालत पेश में होना पक्षपात का प्रमाण नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल आशंका या संभावित प्रतिकूल फैसले के डर से किसी जज को मामले से अलग नहीं किया जा सकता। इस फैसले के साथ ही दिल्ली शराब नीति मामले में सुनवाई जारी रहेगी और राजनीतिक न्यायिक टकराव पर बड़ा संदेश भी गया है। दिल्ली दंगा मामले में बड़ा कानूनी अपडेट सामने आया है। उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बड़ा झटका लगा है, जहां उनकी जमानत याचिका पर पूर्ण विचार की मांग खारिज कर दी गई। जस्टिस अरविंद कुमार और NV अंजरिया की बेंच ने साफ कहा है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत आरोपों पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त है और पहले दिए गए फैसले में हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने मौखिक सुनवाई की मांग भी ठुकरा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये विकल्प खुला रखा है कि ट्रायल में अहम गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद या निर्धारित समय के बाद दोबारा जमानत की अर्जी दी जा सकती है। गौरतलब है कि शर्जील इमाम समेत कई आरोपी 2020 से जेल में हैं और इस मामले में UAPA के तहत गंभीर आरोप लगे हुए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल बेहद गर्म हो गया है। 23 अप्रैल को मतदान और 4 मई को नतीजों से पहले ही MK स्टैलिन को पार्टी के द्रविड़ा मुनेत्रा केसगम ने उन्हें विजेता के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। DMK ने अपने चुनावी कैंपेन की रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए अब द्रविड़ गौरव और तमिल अस्मिता को केंद्र में ला दिया है। परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर पार्टी केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है और इसे तमिल पहचान की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है। वहीं नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि राज्य में डैमेज कंट्रोल की रणनीति अपनाई जा रही है। चुनाव से पहले बदली ये रणनीति अब मुकाबले को और दिलचस्प बना रही है, जहां अस्मिता बनाम राजनीति बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। पंजाब से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पंजाब गवर्नमेंट ने बेअदबी मामलों पर सख्त कानून लागू करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब नियम तोड़ने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद और 5 लाख से 25 लाख रुपए तक का जुर्माना शामिल है। इस कानून के साथ ही पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जांच के लिए नई SOP भी जारी की है। इसमें फॉरेंसिक सटीकता, डिजिटल साक्ष्यों की सुरक्षा और 60 से 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करने पर जोर दिया गया है।
खास बात यह है कि अब जांच केवल आरोपी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि साजिश और फंडिंग नेटवर्क, यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल की भी पड़ताल की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस सख्ती का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं की रक्षा करना और ऐसे मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है। भारत नेपाल सीमा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बलेन शाह के नेतृत्व वाली नई व्यवस्था के तहत सख्ती बढ़ा दी गई है। अब 100 रुपए से ज्यादा का सामान लेकर नेपाल में प्रवेश करने पर कस्टम शुल्क देना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका असर सीधे आम लोगों और सीमावर्ती व्यापार पर पड़ रहा है। बिहार से सटे बिरगुंज और रेक्सोल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां सख्ती से जांच कर रही है, जिसमें रोजमर्रा का सामान खरीदने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। इस फैसले के खिलाफ विरोध भी तेज हो गया है। स्थानीय संगठनों और व्यापारियों का कहना है कि इससे बेटी रोटी जैसे पारंपरिक रिश्तों और सीमावर्ती अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। हालांकि सरकार का तर्क है कि ये कदम राजस्व बढ़ाने और घरेलू उद्योग को मजबूत करने के लिए उठाया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर असंतोष लगातार बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता की खबर सामने आई है। केनकर जिले में 8 लाख से इनामी माओवादी कमांडर दासू शोरी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। बताया जा रहा है कि दासू शोरी पीपल्स लिबरेशन गुएरिला आर्मी की कंपनी नंबर 5 में सक्रिय था और संगठन में अहम भूमिका निभाता था। उसने आत्मसमर्पण के दौरान एक AK-47 राइफल और संचार उपकरण भी पुलिस को सौंपे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शोरी से मिली जानकारी के आधार पर अब इलाके में सक्रिय अन्य माओवादी कैडरों तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं बस्तर रेंज के आईजी ने इस सरेंडर को सकारात्मक संकेत बताते हुए बाकी माओवादियों से भी हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि हिंसा जारी रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित इस्लामाबाद 2.0 वार्ता को लेकर अनिश्चितता गहराती जा रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागची ने साफ किया है कि फिलहाल बातचीत को लेकर कोई ठोस योजना नहीं बनी है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की तैयारी तेज दिख रही है। लगातार सैन्य और सुरक्षा उपकरणों से लैस विमान इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और उपराष्ट्रपति JD वैंस के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के आगमन भी खबर है। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने युद्ध समाप्त करने की अपील कर माहौल को नरम करने का संकेत दिया है। उधर एक्साई जिनपिंग ने भी कूटनीतिक समाधान और युद्ध विराम पर जोर दिया है। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या बातचीत का रास्ता खुलेगा या तनाव और बढ़ेगा। दुनिया की टेक इंडस्ट्री इस वक्त बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और इसका सीधा असर नौकरियों पर दिख रहा है। 2026 की शुरुआती से अब तक 73,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी जा चुकी है, जिसे इंडस्ट्री का रीसेट कहा जा रहा है। इस बदलाव के केंद्र में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से कंपनियां कम कर्मचारियों में ज्यादा काम कर पा रही है। मेटा प्लेटफॉर्म्स, अमेज़न, ब्लॉक और स्नैप जैसी बड़ी कंपनियों ने बड़े स्तर पर छंटनी की है। कोरोना के दौरान हुई तेज हायरिंग, बढ़ता खर्च और बदलती ग्लोबल इकोनॉमी भी इसके बड़े कारण है। अब कंपनियां लीन और एफिशिएंट बनने की दिशा में बढ़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या AI भविष्य में और नौकरियां खत्म करेगा या नए मौके भी पैदा करेगा। फिलहाल टेक सेक्टर में बदलाव की ये लहर जारी है।